देखिए, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के बाद तो ऐसा लगा देश में प्रोटेस्ट की बाढ़ सी आ गई है। मुंबई का आपने सुना होगा, नागपुर का सुना होगा, लखनऊ का सुना होगा, जयपुर का सुना होगा। लेकिन इन दिनों जो प्रोटेस्ट चर्चा में है, जो सुर्खियों में है, वो है झारखंड में रांची का प्रोटेस्ट। 11 दिन हो गए हैं और भरी बरसात में भी आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है। और उसमें भी मांग वही है उनकी, शिक्षा नीति में बदलाव और जेपीएससी और तमाम जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रोटेस्ट जारी है और ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। झारखंड की जो सरकार है वो भी अब काफ़ी दबाव में आ चुकी है। इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक बड़ा इशू है तो पुराना, 22 जुलाई का है वो जो हादसा हुआ है, ज़बरदस्त हादसा हुआ है चित्रकूट में के जो दिबांग घाटी में जो ये गैंग रैप का मामला आया था। पुराना मामला है, घबराइए मत, मैं उस मामले को नहीं बताऊंगा। वो मामला क्यों ज़रूरी है उस पर हम बात करेंगे आपसे, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके अंदर चलेंगे। ये दो मुद्दे हम इसमें लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोहेल किदवई और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में चर्चा शुरू करें उसके पहले हम आपको चलिए जोड़ लेते हैं आपके जो प्रखर वक्ता हैं, जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, जिनकी वाणी में सरस्वती बैठी है, ऐसा मेरा और लोगों का मानना है, और उनको हम लेकर के आ जाते हैं। कमलेश भैया को लेके आए स्क्रीन पर। भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। कमलेश भैया, पहले तो ये कि जो रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, 11 दिन हो गए हैं, बड़ा प्रोटेस्ट है, बढ़ता ही जा रहा है प्रोटेस्ट, और अब नौबत ये आ गई है कि झारखंड की जो सरकार है वो काफ़ी दबाव में आ गई। पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जंतर मंतर ने इन प्रोटेस्टों को ताकत दी है क्या, और क्या अब जो छात्र हैं वो अब बोलना सीख गए हैं? देखिए, छात्र आंदोलन हमेशा हुए हैं इस देश में। आज़ादी के बाद तो बहुत बड़े बड़े छात्रों के आंदोलन हुए हैं और एक दिशा दी है उन आंदोलनों ने राजनीति को, राजनेताओं को और देश को। कितने मतलब सबका उल्लेख करना संभव नहीं है। वर्तमान में जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर में, उसका जो परिणाम आया, और परिणाम के बाद अब जैसे होता है ना कि एक मेला कहीं लगता है, मेला तो समाप्त हो जाता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो उसके लिए वक्त मुकर्रर रहता है, उसके बाद फिर वो देखा जाता है कि वहाँ कितनी गंदगी है, क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन पर सब पे विचार करना शुरू कर देते हैं लोग। उसके लाभ हानि पर विचार करना शुरू करते हैं, कौन क्या कमाया क्या गंवाया, इस पर चर्चा खूब होती है। वैसे उस आंदोलन के बाद भी बातें हो रही हैं कि छात्रों को क्या मिला, राजनीति कहाँ कमज़ोर पड़ी, राजनेताओं को कहाँ लाभ मिला, सत्ता पक्ष को कहाँ सिर झुकाना पड़ा, विपक्ष की कहाँ गर्दन ऊंची हुई, ये सब बातें अभी हो रही हैं। लेकिन इसी बीच में अभी चूंकि सदन चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाइयाँ चल रही, मानसून सत्र का जो निर्धारित वक्त है, इसी बीच में पंजाब की एक बात आई। पंजाब में वहाँ फार्मेसी अधिकारियों की कोई भर्ती के मामले में लीक हुआ है पेपर, इस तरह का वहाँ लोकसभा में भी हंगामा किया गया सत्ता पक्ष द्वारा, यानी एनडीए के सांसदों ने हंगामा किया कि उसकी मांग वहाँ पे जांच की जाए और शिक्षा मंत्री वहाँ के इस्तीफा दें। इसी बीच इधर आंदोलन शुरू हो गया झारखंड में। वहाँ पे बताया गया है कि झारखंड पीएससी का और जेएसएससी का इनकी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ बहुत पाई गई हैं, पेपर लीक हुए हैं। इसकी जांच की मांग सीबीआई करे और ईडी करे, इसकी मांग लेकर के पिछले 12 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आज 13वां दिन है। और उसमें एक बात आई है कि एक कोई देवेंद्र हैं जिनको वांगचुक कहा जाता है वहाँ का, उन्होंने कई विषयों में स्नातकोत्तर हैं, वो बीएड किए हैं, 2024 में चुनाव भी लड़े हैं, वो अमन अनशन पर बैठ गए हैं। उसकी वजह से माहौल वहाँ का थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है दिन पर दिन। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे वो आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा है। वहाँ जो आंदोलन में बच्चे बैठे हैं उनका कहना है कि गरीब तबके के हैं हम लोग, किसी की 26 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल तक उम्र हो गई है। बोलते हैं कि हमारे पास अंतिम अवसर है नौकरी का, और इसी तरह से अगर पेपर लीक होते रहे
या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल लोग जो बोल रहे हैं कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जो भी कारण हो, परीक्षा में की तिथि अगर विलंब हो रही है तो बहुत सारे बच्चे उसमें ओवरेज हो जा रहे हैं, तो उनको चिंता है कि हम जो बचे हुए हैं हमारे साथ भी यही हश्र होगा, हमारा भी यही हश्र होगा, हमारे माता पिता जो मजदूरी करके हमको पढ़ा रहे थे, जो ख्वाब हैं उनके और मेरे जो ख्वाब हैं सारे के सारे धूल दूषरित हो रहे हैं। इसलिए सरकार इस पर कठोर कदम उठाए। सीआईडी से, हालांकि सीआईडी से जांच की जा रही है, जांच करा रही है सरकार, कमेटी भी गठित कर दिया है शिबू सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन के पुत्र हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कल अपने पिता की पुण्यतिथि थी, शायद कल उनकी या जन्मतिथि थी, कुछ भी, उस पर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देने के बाद कहा भी कि बच्चे धैर्य रखें, मैं जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको उसकी नीर चीर विवेचना करता ही हूँ, छोड़ता नहीं, थोड़ा धैर्य रखें, इस तरह की अपील भी उन्होंने की। लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब हमारी लाइन काट दी गई, हमको टेंट नहीं लगाने दिया गया, साधारण सा वो प्लास्टिक डाल करके सब बैठे हुए हैं, उनका आक्रोश जो दिख रहा है वो आक्रोश इस पर तो है ही कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ में उनमें इस बात का भी आक्रोश है कि वो दल क्यों चुप हैं जो वहां उस जंतर मंतर में होने वाले प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, सही बात। वो दल क्यों चुप है, इस बात को लेकर के भी उनको भयंकर रंज है, भयंकर उनके अंदर गुस्सा है। अब देखिए गुस्सा किस रूप में परिणित होता है। कमलेश भैया, तो क्या मतलब ये एक शुरुआत हो गई है कि अब ये प्रोटेस्ट अब प्रदेश प्रदेश में फैलता हुआ चला जाएगा? इस प्रोटेस्ट के बाद आपको ऐसा लगता है कि हिम्मत मिली है, अब और भी उठेंगे? होता ही है, अपन जैसे होता नहीं, अपने इर्द गिर्द भी होता है कि कहीं एक कोई कार्रवाई किसी मामले में होती है, या एक कोई आंदोलन होता है, एक कोई प्रोटेस्ट होता है, किसी तरह का विरोध करने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तो उस तरह की स्थितियां बनती है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ भी पुलिस ध्यान नहीं दे रही, हमारे यहाँ भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे यहाँ भी जनप्रतिनिधि कर्मण्य हो गए हैं, तो वो अपने यहाँ वो भी शुरू कर देते हैं। तो ये तो मानव का स्वभाव है, उसको लगता है कि कहीं से कोई बात शुरू हुई है और मेरे मन की बात है, जो बात वहाँ शुरू हुई है वही खामी हमारे यहाँ भी है, तो लोग उसमें मतलब वो बोलते हैं ना, क्या नाम, हमन में अपने भी आहुति डालना शुरू कर देते हैं, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट वो चाहते हैं, और जैसे अवसर मिलता है वो उसमें शुरू हो जाते हैं। तो वही जो कुछ झारखंड में हो रहा है वो जंतर मंतर का, वो क्या कहें उसको, उसका निकला हुआ, उसके परिणाम का ही एक वो रूप उसको माना जा सकता है कि वो बाई प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो जंतर मंतर का बाई प्रोजेक्ट है वो। झारखंड में जो कुछ हो रहा है वहाँ गड़बड़ी है, अगर गड़बड़ी नहीं होती तो इतनी दमदारी के साथ वो बच्चे बारिश में भीगते हुए भूखे रह करके, जो उनका स्वर सुनाई पड़ता है, उनका बयान सुनिए तो उनका कभी वेदना होती है, कभी क्रोध आता है, तो वो गड़बड़ था, उनको अवसर मिल गया कि वहाँ पे हो सकता है तो हम यहाँ पे भी बात करें। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, हो सकता है उनका आपस में विवाद हो, गुटबाजी भी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं ये बच्चे सही हैं, तो हम इनके साथ अगर आज नहीं खड़े होंगे तो हम अपने आप से बेईमान होंगे, मतलब उनका दिल कहीं ना कहीं उनको, उनका हृदय धिक्कारता है, तो वो जाते हैं, तो अपने हिसाब से बात करते हैं, बहुत विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बच्चों की बात माननी चाहिए, हेमंत सोरेन जी को आके बात करना चाहिए। अब वो बच्चे तो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम फिर सिर्फ एक ही मुहिम चलाएंगे कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, फिर उस मुकाम तक वो चले जाएंगे। तो अभी तो उनका क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर उसका शमन नहीं किया गया तो आगे स्थिति निर्मित हो सकती है। पर कमलेश भैया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भारत की जेन जी ने अब बोलना सीख लिया है। बिल्कुल बोलना सीख लिया, पहले भी बोलते थे। देखिए ऐसा नहीं कि पहले नहीं बोलते थे, कई आंदोलन का तो साक्षी मैं भी रहा हूँ। जैसे मैं एक दिन और चर्चा के दौरान बताया था कि एक आंदोलन हुआ था 78 में आरक्षण को लेकर के, तो उस आंदोलन में हम लोग भी सहभागी थे, हमको ही पता ही नहीं था कि ये पिछड़े वर्ग के लिए लाभकारी है, तो निकल पड़े थे हम लोग भी, गाड़ी घोड़ा तोड़ना फोड़ना, वो आंदोलन में शामिल होना, नेतृत्व करना, सब हम लोगों ने भी किया था। उस समय एक बड़ा आंदोलन पूरा उत्तर प्रदेश जो आबादी के मामले में और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीटों के मामले में बड़ा प्रदेश माना जाता है, उसका असर पूरे एक मंडल कमीशन जब लागू किया गया था तो आरक्षण के विरोध में लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, पूरे देश में आंदोलन चला था।
इमरजेंसी के बाद भी इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, और आंदोलनों की जो युवक अगर सड़क पर उतरता है ना, तो एक बात कभी चंद्रशेखर जी ने कही थी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने, कि तरुणाई जब अंगड़ाई लेती है तो इतिहास बदल दिया करती है। तो उन्हीं का डायलॉग था। हाँ जी। तो वो हकीकत है कि तरुणाई जब भी इस भाव से आ जाती है सड़क पर कि परिणाम चाहिए हमें, तो परिणाम आता है। और जो होश वाले लोग हैं वो जानते हैं कि हम इन जोश वालों से नहीं लड़ सकते ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि ये हमारे बाद यही देश की और प्रदेश की, समाज की मतलब उसका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका मुस्तकबिल बनाने वाले यही लोग हैं। तो वो फिर कहीं बैक फुट पे भी आते हैं, अपनी जिद नहीं सामने रखते। और जेनजी हमारे यहाँ का जो अभी थोड़ा सबल हुआ है, और या ये कह लो कि मुखर हुआ है, उसका कारण हमारे पड़ोस के 2-3 राष्ट्रों में जो कुछ हुआ। सबसे पहले हमने श्रीलंका में देखा जी। बिल्कुल यूथ निकल पड़ा, राष्ट्रपति भवन में जाकर के उनके किचन को तोड़ डाला, मतलब पूरा अंदर तक घुस गया। बांग्लादेश में क्या हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। नेपाल में जो कुछ हुआ वहाँ भी अभी देख ही रहे हैं कि वहाँ जनजी की सरकार बन गई। तो नई पीढ़ी जो है जिस तरह से आक्रोशित होकर के सड़क पे आ रही है, वो इस बात का परिचायक है कि थोड़ा सा ताकत बढ़ी है। क्योंकि एशिया के जो ये इलाके हैं, भारत आसपास के जो देश हैं, यहाँ युवाओं की संख्या काफ़ी है। और भारत तो ये कहा जाता है कि 60% लोग यहाँ आज की तारीख में युवा हैं, सबसे युवा देश माना जाता है दुनिया में। और युवाओं के दिमाग में अगर कोई बात आ गई, उसी के कारण यही भय कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को लगा, जिसकी वजह से जंतर मंतर में उन लोगों ने अपनी तरफ से आगे बढ़ करके उस मामले को शांत भी कराया। लेकिन वही है कि अब वो दूसरी जगह भी उसका प्रस्फुटन मतलब वो फूट करके सामने आ रहा है। अब देखिए किस तरह से इसको झारखंड की सरकार या और राज्य सरकारें, झुकना पड़ेगा, झारखंड सरकार को भी झुकना ही पड़ेगा, झुकना चाहिए भी भाई। वो बच्चे अगर मांग कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये मत कहिए कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग हैं। भाई वहाँ तो विपक्ष में है ना भाजपा झारखंड में, तो विपक्ष के लोगों द्वारा प्रेरित या विपक्ष के लोगों द्वारा अनुशंसित मीडिया के लोग आकर के माहौल खराब कर रहे हैं। ये कह के आप कबूतर की तरह खतरा देख करके आंख बंद करने वाला काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो उनसे बात करें। आपकी जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो आएगी। जांच की रिपोर्ट कैसे आती है, आपने एक कमेटी गठित कर दी, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, उस कितना ईमानदारी उसमें बरती जाएगी, ये सब जानते हैं। ये सिर्फ वक्ती तौर पर लोगों को शांत करने के लिए कह दिया जाता है और उसके बाद फिर अपने हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। तो वो सब ना हो, बल्कि अगर ईमानदारी से उसकी जांच करके आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है बच्चे भी शांत हो जाएंगे। जी, करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, बच्चे शांत हो जाएंगे। कब? तब जब उनको बात करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। बहरहाल सुर्खियों में आजकल यही चल रहा है, इसलिए हमने इस मुद्दे को पहले उसमें लिया। झारखंड में प्रोटेस्ट अभी भी चालू है और आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, आप लोग को ये खबर से मालूम होगा। अब हम आइए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये मुद्दा हमारे और आपके परिवार से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे में हम कमलेश भैया से इसीलिए चर्चा करना चाहेंगे। कमलेश भैया भारतीय संस्कृति में ना केवल अटूट विश्वास रखते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति को कमलेश भैया जीते हैं। आध्यात्मिक तो है ही हैं और हमेशा इन कुछ भारतीय संस्कृति में जब भी ये पाश्चात्य सभ्यता का समावेश हुआ है तो कमलेश भैया ने मुखरता से उसका विरोध किया है। मुद्दा क्या है? 22 जुलाई को आपको पता होगा सोशल मीडिया में जिस तरह से वायरल हुआ, ये लोगों का रूह कांप गई, बदन कांप गया। जिस तरह से एक लड़की को भेड़ियों ने, हवस के भेड़ियों ने नोचा खसोटा, जो हुआ सारी खबर आपको मालूम है, सब खबर। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं मालूम है, वायरल है। लेकिन हम अब इसके अंदर जाना चाहते हैं। घटना 22 जुलाई की है, लेकिन आज के टाइम पे ये तरोताज़ा है क्योंकि कमलेश भैया हमारे समाज में जिस तरह से सोशल मीडिया की एंट्री हुई है, घर में बैठा प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, मोबाइल में खोया हुआ है, खास करके बच्चे जो हैं। और ये जो घटना को देख करके, सोशल मीडिया को देखकर जिस तरह इन दोनों में चर्चा हुई है वो हुआ। आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ना,
ये दौर परिवर्तन का है। परिवर्तन हमेशा होता है, लेकिन अभी बड़ी तेज़ी से परिवर्तित बहुत कुछ हो रहा है। सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है, हमारी संस्कृति में बहुत सारा परिवर्तन। संस्कृति का मतलब यह है कि मान लीजिए हम लोग, हमारा बाल्यकाल जैसे था, फिर जब हम जवानी में थे तो उस समय कितना परिवर्तन हुआ, और आज जब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं तो अब जो परिवर्तन देख रहे हैं बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। और जिस उसका हवाला आपने दिया ना, 22 जुलाई की जो घटना हुई है सतना में, दिबांग घाटी में, चूँकि वो दोनों स्टेट का मामला हो गया। लड़की सतना की रहने वाली 17 वर्ष की जी, और वो अपनी सहेली के साथ वहाँ गई थी घूमने, फिर 3 सहेली नहीं सर भैया, बॉयफ्रेंड के साथ। नहीं, दोनों चीज़ें आई, बॉयफ्रेंड के साथ गई हाँ। होगी, चलिए ठीक है। वहाँ उसके साथ जिस तरह की पाशविक व्यवहार जिस तरह का किया गया 3 युवकों द्वारा, उसमें तीनों पकड़े गए। जी, तीनों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम था। जो उसका मुख्य था वो क्या, जितेंद्र, उसको तो पुलिस ने गोली मार करके पकड़ा है। वो शायद उसके पास कट्टे वट्टे 315 के 2 रिवॉल्वर भी उसके पास थे, पाए गए हैं। उसने पुलिस पे गोली चलाई है। वो चलाई है कि पुलिस ने शो किया है तो भगवान जाने, वो लोग जाने। लेकिन जो बताया गया है कि 2 रिवॉल्वर उसके पास मिले हैं और उसने गोली एक कांस्टेबल पे चलाई। जब इन लोगों ने रोका उसको तो गोली चला के भाग रहा था, फिर गोली मारे उसके पाँव में, उसको भी पकड़ा गया और दोनों साथी भी उसके पकड़े गए हैं। अब ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 96 घंटे के अंदर ही, मतलब 100 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपी पकड़ लिए गए। पीठ ठोंक रही है मध्य प्रदेश की पुलिस अपनी है, उधर उत्तर प्रदेश का जो वो इलाका है बांदा और उधर भी जो सहयोग पुलिस को किया होगा उन लोगों ने, तो उसमें उनको लग रहा है कि हमने इसका पटाक्षेप कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की स्थितियों का निर्माण क्यों हो रहा है। स्थितियाँ जो निर्मित हो रही हैं ऐसी, अब हम लोग जिस आंदोलन की बात कर रहे थे जंतर मंतर की, आप उसी का दृश्य देखिए। अभी भी वो दृश्य डाले जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी जो लोग उस आंदोलन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मारपीट हुई, कैसे कैसे गाली गलौज हुई। अभी बीच में प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से कह दिया आकर सामने कि भाई जिन्होंने हमारे साथ हमको गाली दी थी, हमारी माँ को गाली दी थी, स्वर्गीय माँ को, मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ। फिर इस पर राजनीति शुरू हो गई कि ये कौन होते हैं माफ़ करने वाले, लड़के कहाँ माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि 15 साल की एक बच्ची ने, जिसने सबसे ज़्यादा गाली दी थी प्रधानमंत्री को, उनकी माँ को लेकर के, वो भी क्षमा मांग रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो खुल करके आ रही हैं, अब वो दृश्य भी दिखाए जा रहे हैं कि रात को 3 बजे कैसे उस आंदोलन में शामिल लड़कियाँ और लड़के अश्लील नृत्य कर रहे हैं। उनका जो ड्रेस है, जो कपड़े उन लोगों ने पहन रखे हैं, उसको देख करके जो कमेंट्स किया जा रहा है, कितने उच्छृंखल हैं ये लोग, ये सब जो बताया जा रहा है, ये सारा ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन के इस कालखंड का एक नमूना है वो। अब ये बच्ची भी गई होगी बॉयफ्रेंड, अब बॉयफ्रेंड की बात आ जाती है। ये होता क्या है बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड यही है कि आप जैसे दोस्त होते हैं, लड़के लड़के दोस्त होते हैं, वैसे लड़कियां सखी होती थी पहले, हम लोग तो ये जानते थे। लेकिन अब ये पता लगता है कि नहीं, वो सखा भी होते हैं, सखी के सखा भी होते हैं। अब वहाँ तक दोस्ती तक रहे तो ठीक है, लेकिन वो दोस्ती जब स्पर्श तक पहुँच जाती है या सीमाओं का उल्लंघन कर देती है दोस्ती, तो फिर वो उसके बाद कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। ये भी हमारे यहाँ व्यवस्था कर दी गई है, पहले ये नहीं था। पहले तो हम लोगों को ये कहा जाता था, वो फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, हकीकत में होता था कि किसी स्त्री का हाथ पकड़ने की हिम्मत कोई पुरुष नहीं करता था। जी बिल्कुल। हंसी मजाक की बात अलग है कि भाभी देवर का रिश्ता तो थोड़ा चुहलबाजी का होता है, तो होली में जरूर आदमी उतनी हिम्मत कर लेता था कि चलो भाभी का हाथ पकड़ लिए, गुलाल लगा दिए, रंग लगा लिए, बस उतना ही तक था। पराई स्त्री का हाथ पकड़ना मतलब ये कहा जाता कि मेरा हाथ तो मेरा पति ही पकड़ेगा, दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता। इस तरह का भाव लेकर के हमारी संस्कृति जीवित रही, हमारी संस्कृति आगे बढ़ी। लेकिन आज की संस्कृति क्या है? आज तो ऐसा हो गया कि खुलेआम लड़कियां कहती मेरा बॉयफ्रेंड है, और माता पिता स्वीकार भी करने लगे हैं, ठीक है माता बॉयफ्रेंड है, तो वो कहते हैं कि हम संकीर्ण मानसिकता के नहीं हैं, हम खुले विचारों के हैं। मतलब हमको अपनी बच्ची पे भरोसा है, हमको अपने बच्चे पे भरोसा है। फिर ये इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? कई घटनाएं हैं। फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हम सुनते हैं तो क्रोध आता है कि रात को 3 बजे लड़कियां गई तो हैं उसके लिए एक पवित्र उद्देश्य से लेकर के कि शिक्षा नीति में बदलाव हो, शिक्षा में जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक हो, और आप क्या कर रही हो, वहाँ क्या दृश्य उपस्थित कर रही हो। और आगे चलिए, अभी कांवड़ यात्रा चल रही है,
अब कांवड़ यात्रा में सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, आप एक ठो डालिए, एक ठो कहीं आपने भूल से देख लिया तो उसके बाद देखिए कैसे खिड़की पे खिड़की खुलती जाती है, लगातार उसी तरह के दृश्य आपको दिखाई देंगे कि चाहे वो हरिद्वार की तरफ आने वाले कांवड़िए हों, चाहे झारखंड में वो देवघर जाने वाले कांवड़िए हों, उनका दृश्य दिख रहा है कि कैसे लड़कियां अश्लील नृत्य कर रही हैं। हाँ जी। गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है आपने, बच्चे किस तरह से, बच्चे मतलब 16 साल 17 साल के उससे ऊपर वाले सड़क पे बैठ करके गांजा पी रहे हैं, वहाँ पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। आखिर क्या है ये संस्कृति नहीं है हमारी कि आप जा रहे हो धार्मिक कार्य करने, आप जा रहे हो लोक कल्याण के लिए संघर्ष करने और आप दृश्य क्या उपस्थित कर रहे हो। तो फिर जब इस तरह का दृश्य दिखाई देगा तो फिर ये इस तरह की घटनाएं होंगी भी। हमारे देश में इसके पहले कितनी बड़ी बड़ी निर्भया वगैरह का नाम बार बार हम लोग लेते हैं। मुझे याद आता है 91-92 में एक नैना साहनी कांड हुआ था। नैना साहनी, और उसमें कोई वो उस समय का युवक कांग्रेस का लीडर था जिसने उसको मार करके तंदूर में जला दिया था। हाँ जी। उस समय आया था कि ऐसा लगे कि पूरी दिल्ली अंधी हो गई, उसी समाचार को लेकर के एकदम पगला गई थी पूरी राजनीति। ऐसे लग रहा था कि इसके जरिए कांग्रेस को पटक मारेंगे, मतलब उस समय कांग्रेस के विरुद्ध में सब थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ये उस समय तो ऐसा लगता है कि बस अब इस आंदोलन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक क्या होता है, उसके फिर रूप का जो बाहर में हम बाद में दर्शन करते हैं, वो तो लगता है कि जिस समस्या को लेकर के लड़ रहे थे उससे बड़ी समस्या तो ये पैदा कर रहे हैं। ये आगे चल के ये कैसा रूप धारण करेगा, उसको उसकी भयावहता का सिर्फ एहसास करिए, सोचिए, तब देखिए कैसे सिहर जाता है दिल, कैसे शरीर में कंपन होता है कि कहाँ ले जा रहे हैं हम समाज को। और अगर इस पर इसी तरह से लोगों ने अनदेखी करने का अपना मन बनाए रखा तो आने वाला दिन हम लोग तो पार कर जाएंगे जितनी है उतनी, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह के संकट का सामना उनको करना पड़ेगा ईश्वर ही जाने। भैया लेकिन मैं बिल्कुल आपका इस पे ज़रूर आपका विचार सुनना चाहूँगा। क्या माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, हमारे बच्चे किसके साथ मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इसको रोकें? इतनी छूट तो नहीं मिलनी चाहिए ना भैया। नहीं, छूट नहीं मिलनी चाहिए। फिर मैं पुरानी बात करूँगा कि हम लोगों के ज़माने में ये था कि परिवार में 2 लोग कमाने वाले होते थे, बाकी लोग घर में रह करके खेती बाड़ी या जो उनका छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको सबको करते थे। परिवार संयुक्त परिवार होता था और सबकी नज़र एक दूसरे पर रहती थी, चाचा की, ताऊ की, दादा दादी की, नाना नानी की, मामा मामी की, अपनी सबकी भूमिका होती थी। वो सब नज़र रखते थे, वो सीख देते थे। आज क्या हो रहा है, एकाकी जीवन है, शादी हो गई, पति पत्नी अलग हो गए, अलग से उनका कमरा हो गया, अलग से या घर हो गया, या नौकरी कर रहे हैं तो परिवार से अपना अलग लेकर के रहने लगे, बच्चे उनके साथ हैं, पत्नी भी नौकरी कर रही है, पति भी नौकरी कर रहा है, दोनों चले गए नौकरी में। इनको छोटे रहे तो आया के हवाले, और थोड़ा बड़े हुए तो स्कूल और कॉलेज गए, लौट के आए, उनके आते तक ये घर में है या जिससे भी मिलजुल रहे हैं, वो किसको पता है, किससे बात कर रहे हैं, किसको पता है। कितने माता पिता चेक करते हैं अपने बच्चों का मोबाइल, कितने माता पिता ऐसे हैं ये पता करते हैं कि तुम्हारा किसके साथ उठना बैठना है, जिसके साथ उठना बैठना उससे मेरे को मिलवाओ, मैं उसके चरित्र को जानने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं करते? नहीं कर पाते। आदमी इतना अपने दैनंदिन कार्य में फंस गया है, कमाई की होड़, खर्च इतना, 1 ठो गाड़ी है तो हमारे पास 2 ठो गाड़ी होना चाहिए, 2 गाड़ी है तो 4 गाड़ी होना चाहिए। तो इन सब के लिए उसका जो बैंक का EMI वगैरह पटाना है, उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। तो कमाने की धुन में वो सारी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं। जो पकड़ना चाहिए हमको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो छोड़ना चाहिए उसकी ओर दौड़ रहे हैं, विलासिता की ओर भागते चले जाएंगे। बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा देने के चक्कर में उनको नसीहत दे ही नहीं पाते, नैतिकता का पाठ उनको पढ़ा ही नहीं पाते। हम दूसरे को क्या कहें, हम घर में होते हैं, हम अपनी बात करें। हमारे यहाँ छोटे छोटे नाती पोता है, वो बैठ जाएंगे मोबाइल धर के, वो टीवी के सामने मोबाइल ले लेंगे, वो देख रहे हैं रील। अब रील को तुम अच्छी रील को देखते देखते वो उसमें आगे जा करके कितनी गंदगी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, हम कहाँ रोक पाते हैं उसको। बिल्कुल। और होता क्या है कि जरा सा बच्चे रोए धोए, थोड़ा नहीं चाहिए मम्मी, चाहिए दादा, चाहिए पापा, तो मोबाइल धरा देते हैं उनको। ये गलती हर व्यक्ति से हो रही है, मुझसे भी हो रही है, आपसे भी होगी, उन सबसे गलती हो रही है। लोग इतना व्यस्त हो गए हैं उसमें अपने आप में कि उनको चिंता ही उसकी नहीं है। चिंता करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर सब अपने अपने हिस्से का अपराध स्वयं कर रहे हैं और उसको भोगेंगे। कमलेश भैया, लेकिन ये तो चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाश्चात्य सभ्यता
मतलब ये जो पश्चिमी जो देश हैं वो चाहते हैं कि भारत की संस्कृति जो है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाए। उसके लिए वैलेंटाइन डे और तमाम ये वो मोबाइल में जो आ रहे हैं। कमलेश भी, आखिर इसका अंत क्या इस पर रोक लगेगी? पॉसिबल है भी कि नहीं है? मतलब ऐसी बॉयफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड की क्या परिभाषा आप बता सकते हैं? या फिर आप वैलेंटाइन डे पे ये मतलब घुसता चला जा रहा है, कैसे समझाएं इन जैनजियों को, इन बच्चों को? मैं किसी का बयान सुन रहा था कभी, अब ध्यान नहीं मुझे कब सुन रहा था, तो उसमें किसी ने तर्क दिया कि ये बॉयफ्रेंड तो पहले भी होते थे, द्रौपदी ने बॉयफ्रेंड बनाया था कृष्ण जी को जी। देखो कमबख्त दलील कैसी देते हैं। तो मैं उसको सुन रहा था, मेरे मन में चल रहा था कि देखो ये कैसे कंपेयर करते हैं लोग। अरे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया था जी। और जैसे बहन भाई के बीच में होता है ना दोस्ती सी, जी। बड़ा भाई छोटी बहन को, बहन तो है ही, उसकी सगी बहन है, उसके साथ खुल करके बातचीत करता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, लेकिन वो बोलते नहीं उसके बॉयफ्रेंड थे। अब उसमें कोई कथा में ही एक उल्लेख होता है कि कहीं किसी ने कहा था, उसमें व्यंग कसा था उनके ऊपर, भगवान के ऊपर, कथा में ही, महाभारत में। तो वो जो निर्लज्ज लोग होते हैं वो कभी किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं तो लोग उसी को बना लेते हैं ढाल। तो ढाल बना के आप उसको ये आज के युग में उसको साबित नहीं कर सकते हो। भगवान कृष्ण से, द्रौपदी से, उनके संबंधों की तुलना आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अगर करते हो तो तुमसे बड़ा मानसिक दिवालिया दुनिया में कोई नहीं होगा। बिल्कुल। उनके पवित्र रिश्ते को नमन करते हैं लोग कि वो बहन के जब लगा कि इज्जत चली जाएगी और भाई को याद करती है तो कैसे आकर के उन्होंने, कथा तो है ना, कि चीर बढ़ा करके और फिर उनके जितने भी उस मामले में शामिल थे सब लोगों को चुन चुन करके भगवान कृष्ण ने मरवाया। भले अर्जुन से मरवाया, दूसरे लोगों से। तो वो आप तुलना किससे कर रहे हो? भगवान से, जिन्होंने हमको सीख दी है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो वो उसको लेकर के इस तरह की बात करने वाले लोग, उनको मूर्ख न कहे तो और क्या कहे। वर्तमान में हमारी जो नई पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रही है, उस नई पीढ़ी को अपने अनुभव ही उनको सिखाएंगे। जैसे अब ये मामला हुआ ना 22 जुलाई वाला, उस लड़की का, सतना वाली लड़की का, तो लड़कियों को सोचना होगा ना। युवतियाँ जो उस उम्र की हैं, जो उस मुकाम पे पहुंच गई हैं, जो तैयारी कर रही पढ़ रही हैं, या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और वो ये भाव रखती हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, आप उनको कहाँ लेके जा रहे हो? कौन सी घाटी में घूमने जा रहे हो? अगर है ऐसा आपका पवित्र रिश्ता है तो आप शहर में सार्वजनिक जगह पे बैठिए, वहाँ चाय पीजिए, वहाँ गपशप करिए और लोगों के साथ आप बातचीत करिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप एकांत में जाओगे तो कई प्रकरण इस तरह के हुए हैं सोहेल। हम लोगों ने पत्रकारिता करते करते देखा है कि 2 लोग गए कहीं, वो ऐसी मुद्रा में उद्दंड लड़कों को दिख गए, जो मुद्रा सामाजिक नहीं कही जा सकती। 2 लड़के लड़की किसी पार्क में या कहीं भी, बस उनको लगता है कि ये चलते फिरते लोग हैं और उनके साथ हो जाता है इस तरह का दुष्कृत्य। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि सामूहिक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कमलेश भैया, बॉयफ्रेंड ने ये घटना अभी की है, बॉयफ्रेंड ने ही अपने 4 दोस्तों को बुलाया और अपनी गर्लफ्रेंड। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें आती है। और इस तरह की खबरें आने के बाद भी अगर हम सचेत नहीं होते, हमारी आंखें नहीं खुलती, राजनीति करने वालों की ये नहीं दिखाई देता, उनको सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, उनको सीट दिखाई देती है, तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि भगवान ही मालिक है समाज का, राजनेताओं का। क्योंकि राजनेताओं का मामला हम इसलिए बार बार लेते हैं कि नीति बनाने वाले वही लोग, संविधान में संशोधन करके नई चीज़ लोगों के ऊपर थोपने वाले वही लोग, उन्हीं लोगों के हाथ में सारी ताकत होती है, पुलिस उनके पास, सारी जांच एजेंसियां उनके पास, वही वातावरण बनाने में सक्षम होते हैं कि मीडिया और ये सारे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण होता है। आरोप भी लगता है इस तरह का गोदी मीडिया से। ये सारे लोग मिलकर के अगर थोड़ी सी पाकीज़गी नहीं दिखाएंगे और कोशिश नहीं करेंगे अपनी तरफ से, सिर्फ एक दूसरे का के ऊपर दोषारोपण करेंगे कि जिम्मेदारी मेरी नहीं है उसकी है, तो फिर तो हर आदमी सिर्फ अधिकारों की बात करेगा, कर्तव्य की बात नहीं करेगा। और कर्तव्य की बात नहीं करेगा तो फिर अंत में वही है, सोई जो राम रुचि राखा। वही राम रुचि राखा।